नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गबन का भाग 11 शुरू होता है। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब में कहा, आप भी तो आएं। वकील माहिच ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता है। लोगों ने नाई पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसने बोलते रमा और जानिया दोनों ही शिशकते थे। जिंदा दिन बृहियों के साथ तो मोहब्बत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे बुढ़े निस्तेज मनुष्य जवान भी हों तो दूसरी को मुर्दा बना देते हैं। वकील माइच ने बहुत जावा करने पर भी 2 घूंट चाय पी। दूर से बैठे तमाशा देखते रहे, इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा, बहन हम लोग जरा बासीचे की सैर करें, इन दोनों महामायों को समाज और नीति की विवेचना करने दे, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों की कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। ये जानता कि यहाँ ये विपत्ति उसके गिर पड़ जाएगी तो जाने का नाम न लेता। वकील माइच ने मुंह से कोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज़ हजम ही नहीं होती, दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं, मुझे तो इसकी सूरत में ही डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगती हैं। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दान पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में ना मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं है। 2 वैद्यों के डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण एक है, पर एक वैद्य रक्तदोष बनाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर पकड़े का सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान में दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी भेरी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो जब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनमें कुछ सीख महूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने में लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो सारोग्य मात्र का बंधन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ की बातें हो रही थीं। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा नाश्चर्य हुआ होगा। जालपा को नाश्चर्य ही नहीं, भय भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा? रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस हुए हैं। इनकी पहली पत्नी को मरे 35 बरस हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुन 25 बरस की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लीजिए, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने में इनकार कर दिया और 30 साल तक जमे रहे। मगर आज 5 बरस हुए जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना बायक हो गया। मेरे माँ बाप न थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इन्होंने कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो नमश्ती ही हूँ। ईश्वर की बड़ी इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई है मूटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की अभिलाषा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। बाज इधर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब खाना करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, पी दूध कम खाती हूँ, भोजन जांचा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या कहूँ। जालपा, वकील साहब तुमसे निहकते होंगे? रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह में कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ ये चिंता उन्हें मार डालती है। अपना कोई वस नहीं है। क्या कहते हैं, मैं जितना चारचाई रहें कभी नहीं बोलते। जो कुछ पा लेते हैं साफ मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है, आराम क्यों नहीं करते? पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो इन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वो मेरे ही लिए तो अपनी जान खुपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक बीवी मरी नहीं कि दूसरा व्याह गया। 30 साल बिना व्याह के रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, है तो देवता ही। जब भी कभी उत्सव त्यों की पर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम ही उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांधा रखे हैं। तुम्हारा वो कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े बड़े कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए रुपए देने की इच्छा नहीं होती। मामूली गुजारी में बनाने पर जी लगता है। न जाने क्या मिला है।
मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है। किसके पास जाऊं? किसी से परिचय नहीं, और न मेरा मन ही चाहता है कि मैं किसी से बैर करूं। दो एक महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर ठगना चाहती थीं। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक दे रही हैं। शिकार की चीज़ों पर उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज आ जाया करो बहन। जालपा, वाह, इससे बड़ा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जालपा, क्या ज़रूरत है, जाने तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्यवाग्य तो कहीं नहीं सराहते, रुपया जमाया करते हैं। रतन, मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, ये भी तो आ गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा, क्यों रतनगन से न जाया जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती हैं। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत बड़े बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे। जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वो कह सकता है इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है? वो मर जाएगा पर ये उपकार नहीं करेगा। वो कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वो तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वो मन में डर रही थी कि कहीं ये महाशय वो न कह बैठे, सर्राफ से पूछकर कहूंगा। उसका दिल धड़क रहा था जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वो खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर पर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई? रमेश, नहीं, अभी तो चला जा रहा है। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमा, जी हो, 3 रुपए की चपट पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों की भी तो मुलाओ। रमा, अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊं। जानते ही हो, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक मामे बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उनकी सिफारिश कर दें तो सरिश्ते को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूंगा। पार्टी का इंतजाम इधर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहिबा घूम हो जाएंगी। चाय के सेट, गीने के रंगीन गुलदान और फानूस में ला दूंगा। कुर्सियां, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दें। न कुली की जरूरत न मजूर की, उन्हीं मुफचंद को रपे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, फिक्र की कोई बात नहीं, उसी टोंट को जोत दूंगा। कहूंगा जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना वैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आपने कुछ नौकर रख चुके हैं ना? रमेश, अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीजें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहिबा होंगी और शायद वकील साहब भी आ जाएं। रमेश, ये बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भप्पड़ हो जाता। हमें तो मेम साहिब से कान है, उन लोगों की खुशामद करने से क्या फायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोरना आए, मारा जगमगा उठी। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। पीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए, कौन सी तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा वहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। पर जाने से पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों ही काम में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था, न इनकी सी बढ़ सकता था न उनकी सी।
दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के बकान देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रखा जाता है। रमेश, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना रखा हुआ देखा है। फिर क्या ये जरूरी बात है कि हम जरा सी बातों में भी अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। ये तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाप और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों से अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदौलत वो दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चढ़ाना है? समाप्त हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।